हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 9 सिंपल हैबिट्स ऐसी शेयर करने वाली हूं जो कि जापानीज लोग फॉलो करते हैं और इन 9 हैबिट्स को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाकर आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी ओवरऑल लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहली हैबिट जो जापानीज लोग फॉलो करते हैं उसका नाम है गन बाते कुदासाई। मतलब ये कि जापानीज लोग ना जब भी कोई किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हो या टफ एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हो तो उसको कभी भी बेस्ट ऑफ लक या ऑल द बेस्ट विश नहीं करते, वो बोलते हैं गन बाते ने कुदासाई। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, डू योर बेस्ट। अब इसके पीछे ना एक माइंडसेट छुपा हुआ है। जब हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, इसका मतलब क्या है कि मेरी तैयारी जो भी सो है, लेकिन आगे जो मेरा फॉर एग्जांपल एग्जाम में देने जा रही हूँ तो जो मेरा पेपर आए ना वो अच्छा आए, मैं लकी हूँ कि पेपर अच्छा रहे, लक मेरा साथ देगा अगर, तो ही मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगी और उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। वहीं अगर हम किसी को बोलते हैं डू योर बेस्ट तो इसका मतलब होता है कि मेरा अपने में बिलीव स्ट्रांग हो रहा है, जिसको विश किया जा रहा है उसका अपने में बिलीव स्ट्रांग हो रहा है, खुद को लेकर वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि जैसा भी टफ पेपर आएगा, जो भी चैलेंज मैं अपनी लाइफ में फेस करूंगी, मुझे अपना 100% एफर्ट देना है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, क्योंकि एक वही चीज है जो मेरे कंट्रोल में है। लक तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, इसलिए जब हम किसी को बेस्ट ऑफ लक की जगह डू योर बेस्ट बोलते हैं तो वो एक्चुअली में ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश होती है, उस पर्सन के खुद में बिलीव को स्ट्रॉन्ग करती है और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ उस एक्शन को परफॉर्म करता है, वो एग्जामिनेशन देता है जिस भी चीज के लिए वो जा रहा होता है। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक की जगह हमेशा याद रखो कि अगर आप ट्रूली चाहते हो कि वो पर्सन कॉन्फिडेंटली जाए उस काम को करने के लिए जिसके लिए कि आप विश करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑफ लक से बेटर विश जो कि उसको कॉन्फिडेंट बनाएगी और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर्ड रखेगी, वो है गान बतेने कुदासाई, यानी कि डू योर बेस्ट। दूसरी हैबिट जो जापानीज लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं वो ये कि वो अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान देते हैं। उनकी बैक हमेशा वो कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके स्ट्रेट रहे, क्योंकि उसका एसोसिएशन होता है हमारे माइंड के साथ। ऐसा जापानीज लोग मानते हैं कि जितनी हमारा पोस्चर स्ट्रेट होगा ना, हमारी बैक स्ट्रेट होगी, उतना हम हमारे माइंड में थॉट्स क्लियर रहेंगे, उतना हम ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। और इसी के लिए आप उनकी ड्रेस देखो, वो जो किमोनो वेयर करते हैं, उस किमोनो को वेयर करने के पीछे यही लॉजिक होता है कि वो पूरी बैक को प्रॉपरली स्ट्रेट रखता है, पोस्चर को करेक्ट रखता है। अब इसको हम अपनी लाइफ में कैसे अपनाएंगे कि हम कोशिश करेंगे दिन में जब भी हो सके हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, अपने पोस्चर को स्लाउच ना करें। जितना स्लाउच रहेगा हमारा पोस्चर उतना हमारा माइंड, हमारे थॉट्स क्लियर नहीं होंगे और हम उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करते। अपनी बैक को जितना हो सके स्ट्रेट रखो। छोटी सी हैबिट अपनी बैक को हमेशा स्ट्रेट रखने की हमारे पोस्चर को करेक्ट करके रखती है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती है और हम ज्यादा कॉन्फिडेंट अपीयर होते हैं। तीसरी हैबिट जिसको जापानीज लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं वो होती है काइजन। काइजन का मतलब है कि छोटे छोटे रेगुलर बेसिस पे ऐसे स्टेप्स लेते रहना जो हमारी लाइफ के किसी ना किसी एरिया में इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हो, फिर चाहे वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर हमारे करियर से रिलेटेड हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में ग्रो करते रहते हैं। वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं क्योंकि वो इस बात को समझते हैं, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि जो हम आज छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं जिनका हमें लग रहा है कि कोई खास फायदा नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते चले जाएं, वो स्टेप्स लेते चले जाएं ना, तो लॉन्ग टर्म में वो सब एक्यूमुलेट होकर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाह रहे हो और चाहते हो कि मैं अनहेल्दी चीजें छोड़ दूं, तो आप एक स्टेप छोटा सा ले सकते हो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट जो कैंड जूसेस हैं या फिर जो सोडा है वो पीना बंद कर दो, या फिर कोई भी एक आइटम ड्रॉप कर दो कि आज के बाद मैं कभी बर्गर नहीं खाऊंगी, मैं कभी पिज्जा नहीं खाऊंगी, कोई भी एक चीज ड्रॉप कर दो। छोटे छोटे चीजें आप देखना, एक एक चीज जब आप छोड़ते चले जाओगे, कुछ एक साल के बाद ऐसा टाइम आएगा जब आप कुछ भी जंक नहीं खाते होगे। तो ये किसी भी लाइफ के एरिया में अप्लाई कर सकते हो आप। छोटा सा अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हो तो छोटा सा एक ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू कर सकते हो कि जब उनसे मिलो स्माइल करके उनको थैंक्स कहो डेली किसी एक चीज के लिए जो आपकी लाइफ में उन्होंने इम्पैक्ट डाला हो। धीरे धीरे देखना वो आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। अपने इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हो या किसी नई चीज को सीखना चाहते हो लेकिन सीखने में
डर लग रहा है कि वो बहुत मुश्किल है, तो उसकी आज से शुरुआत करके सिर्फ थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट उस पर डिवोट करने शुरू कर दो। 1 साल के बाद देखना आपको उसकी बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी एज कम्पेयर टू जिस सिचुएशन में आप आज हो। लाइफ के किसी न किसी एरिया से रिलेटेड छोटे छोटे गोल्स रखकर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करते करते हम खुद से एक्शन लेकर खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाना शुरू कर देते हैं। हैबिट नंबर 4 है मोतियानी, यानी कि वो जो जापानीज लोग होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड और अपने सराउंडिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। वो ध्यान रखते हैं बेसिकली, उनको ये नहीं होता कि कूड़ा कहीं पर भी फेंक दो, कितना मर्जी जो प्लास्टिक है वन टाइम यूज वाला यूज करते चले जाओ, कितना मर्जी पॉल्यूशन करते रहो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने नेशन को भी साफ सुथरा रखने की, अपने सराउंडिंग्स को भी साफ सुथरा रखने की, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो भी हम आज करेंगे उसका इम्पैक्ट हमारी आने वाली जनरेशन से पड़ेगा। क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्दी ब्रीदेबल प्लैनेट छोड़कर जाए। तो इसीलिए वो चीजों को बहुत जिम्मेदारी के साथ यूज करते हैं। वो जितना हो सके चीजों को रिसाइकल यूज करते हैं, रिपेयर कर देते हैं, अगर कुछ टूट जाए तो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर एनर्जी जैसे रिसोर्सेज का सोच समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमको भी डे टू डे लाइफ में इस बात का ध्यान रखना है कि हम जो भी आज एक्शंस ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ही बच्चों पे, हमारी ही नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ने वाला है। तो जो रिसोर्सेज आज हमें पूरे फुल फ्लेश्ड मिले हुए हैं, ऑक्सीजन मिला हुआ है, बहुत साफ सुथरा बाहर एयर में जाके हम ब्रीथ कर पाते हैं, पानी के रिसोर्सेज हैं हमारे पास इतने ज्यादा, उनको हम केयरफुली यूज करें। लाइट्स फैंस ऑफ कर दें जब हम यूज नहीं कर रहे हों, गीजर का जब यूज हो जाए तो उसको ऑफ कर दें। एसी हम 26 से ज्यादा कम टेम्परेचर पे नहीं चलाएं और एक बार रूम ठंडा हो जाए तो हम उसको थोड़ी देर के लिए बंद भी कर सकते हैं। कूड़ा कचरा है वो रास्तों पे या घर के बाहर, और स्पेशली किसी और के घर के बाहर या फिर ऐसे प्लॉट्स जो खाली पड़े हैं वहां जाकर ना फेंके, वो हमारे ही एरिया को गंदा कर रहे होते हैं। अननेसेसरी पानी ना बहाते चले जाएं, पानी को वेस्ट ना करें, पानी की कदर समझे। हमें जो भी ये चीजें मिल रही है ना जो हमारी लाइफ को बहुत ईजी बनाती हैं, बहुत क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए, उनकी हम कदर करना सीखें, उनको बचा कर रखना सीखें। इन सब चीजों का माइंडफुली यूज करने से हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं और अपनी आने वाली जनरेशंस की लाइफ को भी बेटर बनाते हैं। नेक्स्ट हैबिट जिसको जापानीज लोग फॉलो करते हैं उसका नाम होता है सुंडोकू। और सुंडोकू ऐसी हैबिट है जिसको लेके स्पेशली बुक रीडर्स होते हैं ना वो बहुत गिल्ट फील करते हैं। और इस हैबिट का मतलब यानी सुंडोकू का मतलब ये होता है कि बुक्स पढ़ने के लिए खरीदते रहना बट उनको पाइल अप कर देना, यानी कि पढ़ना नहीं, बुक शेल्फ पे जाकर जमा करते चले जाना, ये सोच के कि इस बुक को कभी बाद में पढ़ेंगे और फिर उन बुक्स का नंबर ना आना कभी। गिल्टी होते हैं ना हम इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कि हमारे पास इतनी सारी बुक्स रखी हैं जिनको कि हमें पढ़ना है, और बहुत सारी बुक्स और भी हमें अच्छी लगती हैं, अच्छे टॉपिक की हमें फैसिनेट करती है, बट हम उनको खरीदते नहीं है सोच करके अभी पहले भी बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन जापानीज लोग इस हैबिट को बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अगर हमको कोई बुक अच्छी लग रही है, उसका हमें कंटेंट अच्छा लग रहा है, या हमें लग रहा है कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो नॉलेजेबल हैं, हमारे लिए यूज हो सकती हैं लाइफ में, तो उनको हमें खरीद लेना चाहिए, अपने पास रख लेना चाहिए बुक शेल्फ पे, ताकि इन फ्यूचर जब हमें कभी टाइम मिले या इन फ्यूचर हमें कभी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज चाहिए हो तो वो बुक हमारे पास हो और हम उसको उसी टाइम पे उठाकर पढ़ सकें। तो इसलिए बुक्स खरीदना और उनको पाइल अप करके रखने की हैबिट को बुरा नहीं माना जाता। तो इसीलिए अगर आप भी कोई बुक्स ऐसी हैं जो आपको लगता है ये पढ़नी बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि बुक शेल्फ पे ऑलरेडी इतनी बुक्स पड़ी हैं तो इसलिए मैं नहीं खरीद सकती, तो हमें खरीद लेनी चाहिए। और जब भी हमें टाइम मिले तो एटलीस्ट हमारे पास एक गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है पढ़ने के लिए। तो इसलिए जितने भी बुक लवर्स हैं वो ये गिल्ट फील करना बंद कर दें कि उनके पास बुक्स हैं और वो पढ़ नहीं रहे, क्योंकि ये तो एक अच्छी हैबिट है जो जापान में मानी जाती है, सुंदोकू। तो हम सुंदोकू फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में जब हमारे को पढ़ने का मन हो कोई अच्छी बुक किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो हमारे पास ऑलरेडी हो। ऐसा ना हो कि पढ़ने का मन है बट हमारे पास बुक ही नहीं है। नेक्स्ट जापानीज हैबिट है वारे तड़ा तारू वो शेरू। इसका मतलब होता है आई सिंपली नो व्हाट जस्ट इज इनफ। सेटिस्फेक्शन का भाव होता है उनके अंदर कि मेरे पास जो भी चीजें हैं मैं उनको लेकर खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि हम बहुत मेजर कारण होता है हमारे अनहैप्पीनेस का या लाइफ में सेटिस्फाइड ना रहने का, वो ये कि हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो कि हमारे पास फिलहाल लाइफ में नहीं है, जो कि हमें आसपास के सराउंडिंग्स में दूसरे लोगों के पास दिख रही होती हैं। लेकिन जब हमारे पास जो चीजें हैं हम उनको लेकर खुश होना फील करना शुरू कर देते हैं ना कि जो मेरे पास है मैं उनको लेकर सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फेक्शन करना मतलब इसका ये नहीं है कि लाइफ में और गोल्स और ड्रीम्स नहीं देखना,
मतलब इसका ये है कि मेरे पास जो जो चीजें हैं उनको लेकर मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ। उसके अलावा अगर और ये चीजें भी आ जाती हैं तो वो एड ऑन होती चली जाएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरे पास अभी फिलहाल चीजें हैं उनमें से मैं एक भी चाहती हूँ कि वो चली जाए। तो जो जो चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं और हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं, उनको लेकर हमें कंटेंट भी तो फील करना है ना, हमें सेटिस्फाइड भी तो फील करना है, वो वाइब्रेशंस भी तो यूनिवर्स में देनी है कि आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे पास हस्बैंड है, घर है, ताजी हवा है, मैं बोल सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ इन सब चीजों की वजह से कि मेरे पास ये लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं। जो कुछ एक नहीं है वो भी आ जाएंगी और वो बस एड ऑन ही होंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे इस हैप्पीनेस को आके। क्योंकि जो भी हमारे प्रेजेंट मोमेंट में इमोशंस होते हैं ना, जो हमारे पास लाइफ में फिलहाल चीजें हैं उनसे रिलेटेड, जो भी हमारी सिचुएशंस हैं उनसे रिलेटेड, वही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं फ्यूचर में भी। आपके पास लाइफ में अगर आप सेटिस्फाइड हो उन चीजों पे फोकस करके जो कि आप चाहते हो कि मेरे पास हमेशा रहें, तो वही सेटिस्फेक्शन लेवल आपका और मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। और चीजें आपको लाइफ में ऐसी मिलेंगी जो हैप्पीनेस को आपकी और ऐड ऑन करती चली जाएंगी। वहीं अगर आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे हो जो आपके पास कमियां कमियां हैं लाइफ में, तो क्या होगा, यही इमोशन आपका फ्यूचर में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आपको लगेगा अभी ये कमी भी है और वो कमी भी है। इसीलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास वो सब चीजें हैं फिलहाल जो मेरे को लाइफ में सरवाइव करने में हेल्प कर रही हैं, मैं उनको लेकर सेटिस्फाइड हूँ। इसी माइंडसेट को फॉलो करते हैं जापानीज लोग, जिसकी वजह से वो इतनी लंबी एज तक इतने हेल्दी और यंग भी अपीयर होते हैं। यानी कि वारे तड़ा तारू वो शेरू, यानी कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे लेकर बहुत संतुष्ट हूँ। नेक्स्ट जापानीज हैबिट जो कि वो लोग हमेशा रेगुलरली फॉलो करते हैं वो ये है ओकागे सामादे। यानी कि जब उनसे कोई पूछता है ओकागे सामा हाउ आर यू, तो रिप्लाई करते हैं वो ओकागे सामादे कि आई एम गुड बिकॉज ऑफ यू, जिसका असल में मतलब ये है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अब आपके जैसे और जो लोग मेरी लाइफ में हैं उनकी दुआओं की वजह से, इस यूनिवर्स की सपोर्ट की वजह से। इससे वो हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। कभी भी वो ईगो बूस्ट नहीं होती कि मैं जो भावना है वो बहुत ज्यादा प्रबल नहीं हो पाती, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाती, क्योंकि हम कैसे हैं, बहुत बढ़िया है। और इसमें यूनिवर्स का और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स का रोल है जो हमसे प्यार करते हैं। तो हमेशा उन लोगों की सपोर्ट को याद रखना, लोगों के प्यार को याद रखना जो हमारे साथ हैं, वो हमेशा हमको हम्बल बना कर रखते हैं, जो कि एक्चुअली में हमें हमारा बेटर वर्जन बनाता है। तो जब भी कोई पूछता है हमसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो बस कृपा है, आप सबकी दुआ है, उसकी वजह से बढ़िया हूँ। नेक्स्ट हैबिट है ओसीबे एंड ओशुगन। ओसीबे एंड ओशुगन बेसिकली जापान में मनाए जाने वाले दो ऐसी फेस्टिवल्स हैं जिसमें कि वो गिफ्ट्स देते हैं अपने लव्ड वंस को। ओसीबो जो है वो साल के एंड में मनाया जाता है और जो ओशुगन है वो 6 मंथ्स के बाद, यानी हाफ ईयर जब निकल जाता है उस टाइम पे मनाया जाता है। दोनों में ही वो अपने लव्ड वंस को गिफ्ट देते। ओशुगन में यानी कि जो 6 मंथ्स के बाद मनाया जाता है उसमें वो अपने सीनियर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, जिनकी भी ब्लेसिंग्स उनके साथ है, जिनके सपोर्ट उनके साथ है, उनको एज अ रिस्पेक्ट वो गिफ्ट देते हैं। उनकी लाइफ में उनकी क्या वैल्यू है ये शो किया जाता है उनको गिफ्ट्स देकर। और दूसरा फेस्टिवल ओसीबो जो ईयर एंड पे मनाया जाता है, उसमें पूरे साल में हमको जिन लोगों ने सपोर्ट किया था उनको गिफ्ट्स दिए जाते हैं और ये एक तरीके से टोकन ऑफ लव होता है अपने रिलेशनशिप्स को फ्यूचर में भी मेंटेन करके रखने, स्ट्रॉन्ग बनाकर रखने के लिए, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या फिर प्रोफेशनल। और जो ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं ये बहुत ही ज्यादा थॉटफुल एंड प्रैक्टिकल होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि बस हमें गिफ्ट देना है इसलिए कहीं से कुछ आया पड़ा है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए। बहुत थॉटफुल होते हैं ये गिफ्ट्स। बेसिकली इसमें जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स चल रहे होते हैं, या फिर ऐसी चीज जो कि जिसको वो दे रहे हैं, सामने वाला पर्सन जिसको गिफ्ट दे रहे हैं, वो उसके काम की हो, उसके यूज में आए, उसको पसंद आए, उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए वो गिफ्ट देते हैं और उनको बहुत ब्यूटीफुली पैक करके देते हैं ताकि वो जो उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट हो सके गिफ्ट को देते हुए। इसीलिए हम उनकी इस हैबिट को अपनी लाइफ में भी अपना सकते हैं कि या तो हम किसी को गिफ्ट ना ही दें, और जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे हूं तो ये ध्यान में रखें कि इसकी बजाय कि मुझे ये पसंद आया है और मुझे ये गिफ्ट देना है, या फिर सिर्फ काम चलाना है, फॉरवर्डेड गिफ्ट ही देना है। क्योंकि जब भी हम किसी को फॉरवर्डेड गिफ्ट देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ काम निपटाया गया है। जब हमारा थॉटफुल गिफ्ट होगा तो हमारे गिफ्ट के साथ हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस भी जाते हैं
सामने वाले पर्सन के पास। तो आगे गिफ्ट देने वाला सीजन आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना, और जिसको गिफ्ट मिल रहा हो उसको क्या पसंद आएगा उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उनके जो यूज में आए ऐसी चीजें हमें गिफ्ट करनी चाहिए, ना कि अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि मुझे देना क्या पसंद है। और जरूरी नहीं होता कि गिफ्ट बहुत ज्यादा महंगा या बड़ा ही हो, चाहे गिफ्ट जितना ही छोटा जितना ही सस्ता हो ना, अगर उसमें हमारे इमोशंस और फीलिंग्स मिक्स होते हैं तो उसकी वैल्यू महंगे और बड़े गिफ्ट से कहीं ज्यादा होती है, जिससे कि जो टोकन ऑफ लव होते हैं वो एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं। नेक्स्ट हैबिट जिसको कि जापानीज लोग फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसे बोलते हैं इटाडाकिमास। इटाडाकिमास का मतलब ये होता है कि वो एक तरीके से ग्रैटिट्यूड फील करते हैं अंदर से और थैंक्स कहते हैं, सिर्फ खाना बनाने वाले को नहीं बल्कि उन सब लोगों को जिन जिन की हेल्प और सपोर्ट की वजह से वो खाना हमारे सामने आ सका है। ये जिन्होंने प्रोड्यूस किया है फील्ड्स में, जिन्होंने प्रोसेस किया, जिन्होंने उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर जिसने उसको खरीदा, बेचा, जिसने पकाया और वो हमारी प्लेट तक आया, और उसके बाद वो जो अन्न जिसको हम खा रहे हैं वो उसको भी थैंक्स कहते हैं। वो जो लाइफ है वो हमारे अंदर एंटर करेगी और जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, तो इसलिए वो उसको भी थैंक्स कहते हैं। तो यानी हर एक पर्सन का शुक्र अदा करके वो फिर अपनी मील को खाते हैं। और अगर हम इस हैबिट को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे ना, तो हम अवेयर रहेंगे और कॉन्शियस रहेंगे अपने खाने के प्रति। हम खाने को वेस्ट नहीं करेंगे और ज्यादा ध्यान अटेंशन पे करेंगे अपने खाने की तरफ, क्योंकि हम बहुत बार ना खाने को इग्नोर ही करते हैं, बस खाते चले जाते हैं, फोन को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन वो जो खाना हमारे अंदर जाकर हमको एनर्जी देने वाला है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब हम उसको लेकर ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, कहाँ कहाँ से वो आया है उन सबको ब्लेसिंग्स देंगे, उन सबको अप्रिशिएट करेंगे, थैंकफुल रहेंगे, तो हम अंदर से हम्बल भी रहते हैं और हम अपने खाने की ज्यादा वैल्यू करते हैं, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर पाते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जीज हाई हो जाती हैं, जिससे कि वो खाना हमारे अंदर जाता है पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव इमोशंस के साथ। जितना हम पॉजिटिव इमोशंस के साथ उस खाने को खाएंगे उतना ही वो हमको अंदर जाकर हेल्दी बनाएगा। आप इनमें से कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो और कौन सी अब फॉलो करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में ये पूरी फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और पहला ही वीडियो अगर आज मेरा देखा था तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करके हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने में सपोर्ट करते हैं। नमस्ते।